जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं भारतीय नौसेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय नौसेना इस समय अपने एयरक्राफ्ट की प्रोटेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। और वो एयरक्राफ्ट खासकर जो कि ग्राउंड में पार्क होते हैं, इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना के द्वारा एक इंटरेस्ट को प्रदर्शित किया गया है, जहां पर वो चाहते हैं कि जो रेडार ऑब्सक्यूरेंट क्लॉक है, इनको आइडेक्स डिस्क यानी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 13 इनिशिएटिव के अंतर्गत विकसित किया जाए। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पार्क्ड एयरक्राफ्ट हैं, इनको एक एडिशनल शील्ड मिले, ताकि जो एनिमी के रेडार हैं वो इनको ग्राउंड पे डिटेक्ट ही ना कर पाएँ। और अगर हम बात करें इस स्पेशल क्लॉक की, तो ये एक एडिशनल लेयर ऑफ डिफेंस प्रदान करेगी एसेट्स को, जो कि हम ग्राउंड पे आमतौर पे डिप्लॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करें, तो आपने देखा होगा कि जो एयर बेसेस है, कभी-कभी यहाँ पर ओपनली जो एयरक्राफ्ट है वो पार्क कर दिए जाते हैं। और ऐसे में अगर कोई सडन स्ट्राइक होती है या रेड मिशन होते हैं एनिमी के, तो ग्राउंड में खड़े जो एयरक्राफ्ट है ये एक आसान टारगेट बन सकते हैं और वो इनको ग्राउंड में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्पेशल रेडार एब्सकरेंट क्लॉक है, ये एक एडिशनल लेयर प्रदान करेगी, जो कि इनके रडार सिग्नेचर को ही रिड्यूस कर देगी। और इसका बेनिफिट ये होगा कि ऊपर आसमान से जो एयरक्राफ्ट है नीचे, वो दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। और ऐसे में जो एडिशनल सुरक्षा है वो हमें देखने को मिलेगी। और यही चीज़ भारतीय नौसेना चाहती है कि अब इसे आइडेक्स प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि एमआरएफए के अंतर्गत जो स्वीडिश डिफेंस फर्म शाब है, ये इस समय एक के बाद एक जो अट्रैक्टिव अप्रोच है वो अपनाती दिखाई पड़ी है। और हाल ही में एक वीडियो सरफेस हुआ है, जहां पर साब ग्रिपेन ई के द्वारा जो मीटियोर मिसाइल्स है वो एक के बाद एक दागी गई हैं। और इस टेस्ट को भारत से जोड़कर देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो साब इंडिया का ऑफिशियल्स का कहना है कि मीटियोर मिसाइल के साथ साब ग्रिपेन और भी ज़्यादा घातक हो चुका है। और ये फिलहाल तो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का जो भारत का कंपटीशन है, इसमें एक सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये 7 मीटियोर मिसाइल्स को एक साथ कैरी कर सकता है। और ये जो एडवांस कैपेबिलिटी है, ग्रिपेन को एक कॉम्बैट एज प्रदान करेंगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना की ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो दूसरे मिसाइल सिस्टम है वो भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। मीटियोर की बात करें तो इसे यूरोपियन डिफेंस कंपनी एमबीडीए के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड और घातक एयर टू एयर मिसाइल्स में गिनी जाती है। इसमें एक्टिव रडार सीकर हमें देखने को मिलता है, जो कि टारगेट को लॉक करने के बाद एक कंसिडरेबल डिस्टेंस से ही उनको शूट करने की ताकत रखती है। इसके अलावा इसमें जो नो एस्केप जोन है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर हम मीटियोर की रेंज की बात करें तो ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज को क्लेम करती है। इसको पावर करने के लिए सॉलिड फ्यूल रैमजेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसे एक्सेप्शनल स्पीड और मनूवरबिलिटी प्रदान करती है, जिसके चलते ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है और क्रूज मिसाइल्स है, उनको टारगेट कर सकती है। सबसे खास बात तो ये है कि भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर्स में ऑलरेडी हमें ये मिसाइल्स देखने को मिल जाती है। ग्रिपेन ई की जहाँ तक बात रही, तो ये साब का लेटेस्ट जनरेशन का आइकॉनिक ग्रिपेन सीरीज का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको इस प्रकार से विकसित ही किया गया है कि ये मीटियोर जैसे एडवांस वेपनरी को कैरी कर सके। इसके अलावा साब कंपनी का ये भी कहना है कि ग्रिपेन ई का जो लेटेस्ट एसा रेडार टेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, ये इसे और भी ज़्यादा घातक बना देती है। लेकिन जहाँ तक बात रही भारत की, तो भारत फिलहाल सिंगल इंजन फाइटर्स पे एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहा है। और जहाँ तक एमआरएफए की बात रही, तो इसके बारे में अब कोई कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक एमआरएफए पे कोई हरकत देखने को नहीं मिली है। आप सब जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भारत का एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहे हैं। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि हमारे जो शत्रु देश है, फिर चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, इन दोनों को जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, चाइना पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। और चाइना ऑलरेडी एक के बाद एक विकसित कर रहा है। लेकिन इसी बीच एनएएल की तरफ से एक सकारात्मक खबर सामने निकल के आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि एनएएल इस समय एमका के लिए जो एडवांस मटेरियल है उनको विकसित करने में सफल रहा है। और दो के एरियाज हैं डेवलपमेंट के, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। पहला होने वाला है टेस्ट बॉक्स, और दूसरा होने वाला है एयर इंटेक डक्ट असेंबली। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर सरफेस रेडोम है, जो कि क्रिटिकल कंपोनेंट माना जा रहा है कि एमका के स्टेल्थ और परफॉर्मेंस गोल के लिए, ये भी इस समय एनएएल के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर बताते चले कि जो डेवलपमेंट है स्टेल्थ फाइटर का, ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है भारत के लिए, क्योंकि भारत पहली बार एक ऐसा एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है जहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी चाहिए और रडार क्रॉस सेक्शन भी कम होना चाहिए। और इसके लिए जो रिसर्च सेक्शन है, रिसर्च का काम है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और एनएएल इस समय काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अब यहाँ पर जो की पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखकर एनएएल आगे बढ़ रही है। खासकर टेस्ट बॉक्स और एयर इंटेक डक्ट डेवलपमेंट की बात करें, तो इसमें जो हाइब्रिड कंपोजिट मटेरियल्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें जो को-क्यूर्ड हाइब्रिड कंपोजिट है,
इनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है ताकि जो मटेरियल की अलग-अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी है उनको एक साथ इंटीग्रेट किया जा सके और सिंगल स्ट्रक्चर में उनको ढाला जा सके। इससे हाई स्ट्रेंथ मिलेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी और वेट को भी जो मिनिमम है वो रखा जा सकेगा। और इसके अलावा यहाँ पर हमें को-क्यूरिंग प्रोसेस देखने को मिलता है, जहाँ पर जो मल्टीपल कंपोजिट लेयर है उनको बेसिकली एक साथ लाया जाता है और इससे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये और सिंप्लीफाई हो जाता है। और यहाँ पर जो रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन है, इसको भी ध्यान में रखा गया है ताकि एमका की जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सकें। तो एनएल इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, हालाँकि अभी भी एमका का जो रोल आउट है, वो हमें 2027 से 28 के पहले देखने को नहीं मिलने वाला और हमें इतना वेट तो करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि भारत में एफआरसीबी प्रोग्राम की शुरुआत कर दी गई है और एफआरसीबी प्रोग्राम के अंतर्गत जो एक एडवांस टैंक है, ये विकसित किया जा रहा है, जिसको हम फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के नाम से अभी तक पुकारते थे, लेकिन अब इसको ऑफिशियली एक नया नाम मिल चुका है। दरअसल एफआरसीबी को अब हम रंजीत के नाम से जानेंगे। ये नाम भारत के परम प्रतापी राजा महाराजा रंजीत सिंह के नाम पर रखा गया है और जो एफआरसीबी है ये मुख्यतः भारतीय थल सेना के जो टी-72 मेन बैटल टैंक्स हैं, इनको रिप्लेस करने का काम करेगा और इस समय युद्ध स्तर पर इस टैंक पर काम किया जा रहा है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगा। अब इतने सारे डेवलपमेंट की बात हो रही है तो आइए बात कर लेते हैं एमका इंजन प्रोग्राम के बारे में। एमका इंजन प्रोग्राम जिसके अंतर्गत 110 किलोन्यूटन से ज़्यादा थ्रस्ट का इंजन विकसित किया जाना है भारत में, इसको लेकर के बहुत दिन से कोई नई अपडेट सामने नहीं आई थी, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स पे कहा जा रहा है कि 2025 के मध्य तक यानी मार्च 2025 तक एमका के इंजन डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा और इसके लिए कुछ औपचारिकताएं ही बाकी हैं, जिनको पूरा करने के बाद जो विनर है ये अनाउंस कर दिया जाएगा। संभावित है कि ये इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें फ्रांस की सैफरान के साथ देखने को मिलेगा और इस इंजन के प्रोटोटाइप टेस्टिंग को लेकर जो बातें की चल रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि जो 2029 है, यहाँ पर जो प्रोटोटाइप इंजन टेस्टिंग है, ये शुरू कर दी जाएगी। हालाँकि आपको बता दें कि 2035 तक का समय लग सकता है, यानी 1 दशक का समय लगेगा इस इंजन को बन के तैयार होने में। जहाँ तक इसकी कैपेबिलिटी की बात रही, तो ये तकरीबन 75 से 80 किलोन्यूटन का ड्राइव थ्रस्ट जनरेट करेगा और तकरीबन 110 से 130 किलोन्यूटन के बीच में जो वेट थ्रस्ट है, वो हमें देखने को मिलेगा। सबसे खास बात ये रहेगी कि तेजस मार्क 2 जैसा कि आपको पता है मॉडुलर इंजन बे के साथ देखने को मिलता है और राफेल में भी हमें ये सेम फीचर देखने को मिलता है। तो अपग्रेड के माध्यम से जो तेजस मार्क 2 और राफेल जैसे प्लेटफॉर्म है, उनको भी हम नए इंजन से इक्विप कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो इस समय आपने एक डिबेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन लिया होगा और ये डिबेट है बेसिकली घातक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल एयरक्राफ्ट को एक मैन्ड बॉम्बर में कन्वर्ट करने की। सोशल मीडिया पे बहुत सारी डिबेट्स हैं इसको लेकर के, लेकिन क्या ये वाकई प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो हमें इसमें क्या-क्या करना पड़ेगा? देखिए, घातक को अभी अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल के तौर पे बनाया गया है जो कि 13 टन वेट के साथ हमें देखने को मिलेगा और उसको पावर करने के लिए जो ट्राई कावेरी इंजन है वो इस्तेमाल होता नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इसे एक मैन्ड बॉम्बर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है ये बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए हमें जो ज़्यादा पावरफुल इंजन है उसका यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसके लिए हमें और भी दूसरे जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करने पड़ेंगे, जैसे कि एडवांस नेविगेशन, टारगेटिंग और सेल्फ डिफेंस सिस्टम हमें इसमें यूज़ करना पड़ेगा, कॉकपिट को हमें यहाँ पर विकसित करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी। यानी ये एक कॉस्टली एंडेवर होगा और इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 20 से 25 टन से ज़्यादा हो सकता है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है और अगर होता भी है तो डीआरडीओ ये काम कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।